दोस्तों, एक कलेक्टर साहब दिवाली की छुट्टी पर घर आए थे और सिविल ड्रेस में ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। तभी दोस्तों बीच रास्ते में ही एक चेक पोस्ट आता है और वहां पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और दोस्तों पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले से पैसा वसूलने लगते हैं, घुस मांगने लगते हैं। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास पोल्यूशन का कागज नहीं है, तुम्हारे ऊपर चालान होगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हमारे पास कागज है, सब कुछ ओके है, लेकिन घर पर छूट गया है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कागज भी नहीं है। या तो तुम चालान का पैसा दो या तो तुम 1 रुपया मुझे दो और तुम्हारा चालान मैं नहीं काटूं। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, अभी तो मेरी दिन की शुरुआत हुई है, बनी भी नहीं हुआ है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से आपको 1 रुपया जा दूंगा, और मैं सिर्फ अभी 1 रुपया कमाया हूं। तो तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि तुम कल पैसा कमाए होगे ना अपने पास, तो वो पैसा रखे होगे, उसमें से दे दो। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब देखिए, मैं पैसा तो जो कल कमाया था वो कल ही खर्च कर दिया था, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमको माफ कर दीजिए, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने साथ अपनी गाड़ी का कागज लेकर चलूंगा। दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना, वो ऑटो रिक्शा के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर बहुत ज्यादा रौब दिखाने लगता है, उसको डांटने फटकने लगता है, तो कलेक्टर साहब को गुस्सा आ जाता है और दोस्तों कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करने का। दोस्तों पुलिस वाला समझता है ना कि ऑटो में जो पीछे बैठा हुआ है ये कोई आम आदमी है, और उस समय जो कलेक्टर साहब थे वो पैंट शर्ट चप्पल वगैरह पहने थे और नॉर्मल कपड़ों में किसी काम से बाजार जा रहे थे, अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे। दोस्तों पुलिस वालों को लगता है कि यह कोई आम आदमी है और मुझसे सवाल जवाब कर रहा है, मुझसे तमीज सिखा रहा है। तो दोस्तों पुलिस वाला कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है और उल्टा सीधा बोल देता है और उनको खींचकर काला पकड़ के टेम्पो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़ मार देता है। दोस्तों उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ होता है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप लोग जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो पुलिस वाला कलेक्टर साहब को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद अपने थाने पर लेकर जाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी कलेक्टर साहब अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। वो देखना चाहते हैं कि यह कल ये जो सिपाही है वो किस हद तक गिर सकता है। लेकिन दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे थाने के अंदर हंगामा मच गया था। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार घटना है, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोग को सुनाता रहा हूं। दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग अपने घर परिवार के साथ खुश रहिए और पटाखा टाका कम छोड़िएगा, क्योंकि बारूद वगैरह होता है तो आग लग जाती है, बहुत सारे लोगों का हाथ जल जाता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा और जितना अच्छे से हो सके दिवाली सेलिब्रेट करना हो आप लोग करिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना कानपुर के एक छोटे से गांव की है और जो कलेक्टर साहब थे उनका नाम राजवीर सिंह था। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे और उनका जो बचपन था ना वो बहुत कठिन परिश्रम से होते हुए गुजरा था। दोस्तों आज से 10 साल पहले कलेक्टर साहब की जिंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह बेचा करते थे और पूरा दिन मेहनत करके 300 से 400 से 0 कमाते थे और उन्हीं पैसे से अपनी पढ़ाई का भी खर्च
निकालते थे और अपने माता पिता का देखभाल भी करते थे, घर का भी खर्च चलाते थे। दोस्तों, उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे ताकि लोगों के सामने उनको झुकना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और कोई भी उनको गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता था और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। अब दोस्तों, यही वजह था कि कलेक्टर साहब अपना जो कानपुर का शहर है वो छोड़ देते हैं और छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे पूरे 5-6 साल का वक्त गुजर जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली राजवीर सिंह एक कलेक्टर साहब बन जाते हैं। दोस्तों, जब ये बात कलेक्टर साहब के माता पिता को पता चलता है ना कि उनका बेटा एक कलेक्टर बन गया है, एक डीएम बन गया है, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, कलेक्टर साहब इस खुशी को अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता बहुत जगह पर भगवान लोग से मन्नत मांगे थे और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे के ऊपर निछावर कर दिए थे। तो कलेक्टर साहब सोचते हैं कि ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं अपने घर जाकर अपनी मम्मी पापा से मिल लेता हूँ। और दोस्तों, वो सोच रहे थे कि जहाँ जहाँ पर मन्नत मांगा गया है वहाँ पर पूजा भी करवा दूंगा तो अच्छा रहेगा। यही सब सोचकर कलेक्टर साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर पर चले आते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब से वह अपना घर छोड़कर दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गए थे तब से वह कभी घर पर वापस नहीं आए थे। अब दोस्तों, घर जाने के बाद गांव में सभी लोग लड्डू मिठाई वगैरह बता जाता है कि हाँ भाई, लड़का डीएम बन गया है। और इस तरीके से कलेक्टर साहब 3-4 दिन तक अपने माता पिता का सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। तभी दोस्तों, एक दिन कलेक्टर साहब के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए दवाई भी लेते आना। तो दोस्तों, कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं शाम को उधर से आऊंगा तो मैं आपके लिए दवाई लेते आऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन दिनों कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग हुई थी और वहां पर उस समय वह दिल्ली में पढ़ाई करते थे, तो उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। और दोस्तों, उनके पिताजी मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, तो उनके पास गाड़ी की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए वो भी अपनी जिंदगी में कभी कोई बाइक नहीं खरीदे थे। दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं, तभी बीच रास्ते में उनके एक मित्र का फोन आ जाता है और वह मित्र पहले उन्हीं के गांव में रहता था, उनका दोस्त था, लेकिन उसके पापा सरकारी नौकरी करते थे, तो वो लोग शहर में जमीन लेकर घर बनवा लिए थे, तो सभी लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने मित्र से बातचीत करते हैं, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो भी कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर पर आ जाओ, यहीं पर हम सब लोग मिल लेंगे। मेरी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती है। और मैं जब मम्मी से बोला हूं कि तुम डीएम बन गए हो, एक कलेक्टर बन गए हो, तो वो बहुत खुश हो गई है। वो चाहती है कि तुम भी मेरे घर पर आओ और उनसे मिलो। तब दोस्तों, कलेक्टर साहब अपने मित्र से कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त दो, मुझे समय लगेगा, ऑटो पकड़ कर आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब दोस्तों, इस तरीके से कलेक्टर साहब अपने गांव से थोड़ी दूर आगे चलते हैं, तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है और दोस्तों, कलेक्टर साहब उस रिक्शे में बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहब ना सिविल ड्रेस में थे, नॉर्मल शर्ट पैंट चप्पल वगैरह पहने थे, क्योंकि दोस्तों वो बाजार अपने कुछ काम से गए थे और पापा का दवाई लेना था, सिर्फ इसलिए गए थे। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फोन आ गया था, तो वो शहर से थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे अपने मित्र से मिलने के लिए। दोस्तों, बीच रास्ते में ऑटो वाला गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि भैया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आगे चेकपोस्ट है, वहां पर गाड़ी चेकिंग हो रही है, अगर मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू का मुझे पैसा देना पड़ जाएगा। वो कभी मानते नहीं है। तब दोस्तों, कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा कागज सही है ना? ऑटो वाला रिक्शा कहता है कि हाँ सर, मेरा कागज सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग पैसा मांग लेते हैं, चालान किसी ना किसी बहाने से काट देते हैं। तब दोस्तों, कलेक्टर साहब ऑटो रिक्शा वाले
से कहते हैं कि देखो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, चलो मैं देखता हूँ कि वो लोग कैसे तुमको रोकते हैं और कैसे तुम्हारा चालान काटते हैं। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि अरे नहीं नहीं साहब, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ, आप मेरी बात को मानिए, अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो लोग हट जाएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, बोलो अगर वो लोग जितना पैसा तुमसे लेंगे उतना पैसा मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो तो सही। मैं देखना चाहता हूँ कि वो पुलिस वाले तुमसे पैसा क्यों मांगेंगे जब तुम्हारा कागज सही है, तुम्हारा सब कुछ ओके है, तो कैसे पैसा मांगेंगे। तो दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब देखिए, कल गाड़ी की मैं साफ सफाई कर रहा था, धुलाई कर रहा था, और गाड़ी का जो कागज है वो निकालकर गाड़ी से मैं घर पर छोड़ दिया हूं। अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो वो सब मुझसे कागज मांगेंगे और कागज नहीं दिखाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि कागज घर पर छूट गया है, तो वो सब बोलेंगे कि तब तुम्हारा चालान कटेगा ही कटेगा, किसी भी तरह वो चालान काट लेंगे, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि देखो एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और सच सच बताना कि तुम्हारे नाम पर ही गाड़ी है और कागज तुम्हारा हमारे पास है कि नहीं है। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहते हैं कि भैया देखिए, मेरे पास कागज भी है, इंश्योरेंस भी है, और ये गाड़ी मैं 1 साल पहले ही लिया हूँ, इसका मैं किस्त भी भर रहा हूँ और ये गाड़ी मेरे नाम पर है, लेकिन घर पर कागज छूट गया है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हूँ, चलो जितना पैसा वो लोग मांगेंगे मैं सारा का सारा पैसा दूंगा, तुमको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तुम यहाँ से चलो, मुझे जरूरी काम है। अब दोस्तों इस तरीके से जो ऑटो रिक्शा वाला है ना, वो एकदम से मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है साहब, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन जो भी पैसा लगेगा वो पैसा आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से ऑटो रिक्शा वाला जैसे ही उस बैरियर के पास पहुंचता है तो दोस्तों 3-4 पुलिस कांस्टेबल के लोग खड़े थे वहां पर। वो सभी लोग ऑटो रिक्शा वाले का हाथ देकर इधर कहते हैं कि साइड में करो, साइड में लगाने के लिए उसको बोलते हैं। अब दोस्तों जो ऑटो रिक्शा वाला डर जाता है और तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है। तभी दोस्तों वहां पर एक पुलिस वाला कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज दिखाओ। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि सर देखिए, मेरे पेपर ओके है, गाड़ी का कोई कमी नहीं है, लेकिन मजबूरी मेरी यह है कि मैं गाड़ी की धुलाई कर रहा था और जो कागज है गाड़ी का वो मैं घर पे छोड़ दिया हूँ, रोज मैं लेके आता हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग से उतर गया है। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है, गाड़ी का नंबर डालता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, 1-2 चीजें और बताता है और कहता है कि तुम्हें चालान तो देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि साहब हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई है, मैं कल कागज लेकर आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, सब कुछ ओके है, हमारा कागज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं, या तो तुमको चालान देना पड़ेगा या तो तुम 1 रुपया मुझे दे दो और मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूं तो तुम्हारा ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी हमारी बोनी भी नहीं हुई है, 1 रुपया केवल कमाया हूँ और मैं 1 रुपया कमाया हूँ तो आपको 000 कैसे दे सकता हूँ, और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, गाड़ी का कागज सब कुछ ओके है, गाड़ी मेरे नाम पे है, मैं कह रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब दोस्तों पुलिस वालों को ऑटो रिक्शा वाले पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग धमकी देने लगते हैं, उसको गाली भी देने लगते हैं। दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि एक तो गलती की हो और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना, वो चुपचाप ऑटो के पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। दोस्तों जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ झपड़ देता है, मार देता है और
गाली गलौज करने लगता है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुमको किसने अधिकार दिया है? चालान काटने का अधिकार किसने तुमको दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का होता है, तुमको कौन बोला यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले पे गुस्सा था, उसका माथा टनका हुआ था। लेकिन जब पीछे से ये साहब उसको इस तरीके का बात बोल देते हैं तो उसको लगता है ना पुलिस वाले को कि ये मेरे से सवाल जवाब कर रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। अब दोस्तों पुलिस वाला क्या करता है कि सीधे उनका कॉलर पकड़ता है कलेक्टर साहब का और खींचकर ऑटो से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उनको धमकी देने लगता है, समझाने लगता है। देखिए दोस्तों कलेक्टर साहब अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस देखना चाहते थे कि जो पुलिस वाला है वो किस हद तक गिर सकता है। दोस्तों वो पुलिस वाला कांस्टेबल कहता है कि तुमसे क्या मतलब है, तुमको जहां जाना है तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इस ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रहा हूं तो तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर आपको वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब यही है कि जो मन करेगा आप वो करेंगे, जिसके पॉकेट से पैसा निकालना होगा आप निकालेंगे, जिसको मारने का मन करेगा मारेंगे, जिसको पीटने का मन करेगा पीट आपका जो मन करेगा आप वही करेंगे। ये वर्दी का यही मतलब होता है। अब दोस्तों उस कांस्टेबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कलेक्टर साहब पर और वो कांस्टेबल कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि तुमको यहाँ पर नहीं समझाऊं, तुमको थाने पर लेकर समझाओ। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकर चलो, देखता हूँ तुम मेरा क्या उखाड़े हो थाने पर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा कितने लोगों से संपर्क है और कितना तुम्हारी जान पहचान है। अब दोस्तों इस तरीके से वो पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को और कलेक्टर साहब को वहां से गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पर लेकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो दोस्तों कलेक्टर साहब को एक सिपाही था वो पहचान जाता है, क्योंकि वो सिपाही जो था ना उन्हीं के गांव का रहने वाला था और काफी समय से वहीं पर नौकरी करता था। और वो पहचान जाता है कि ये तो मान लो इनकी ज्वाइनिंग हो गई है, मिठाई उठाई बांटा गया था, गांव में प्रचार हो गया था, तो वो समझ गया था कि अब तो ये कलेक्टर साहब बन गए हैं। कुछ महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद पोस्टिंग हो जाएगी, तो फिर तो जलवा ही जलवा है। अब दोस्तों वो आता है कांस्टेबल और लगातार उनको ऐसे सैल्यूट करने लगता है कलेक्टर साहब को और कहता है कि साहब आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं और आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या गलती है आपकी? तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस कांस्टेबल से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, बस थोड़ा सा समय दो, 105 मिनट में सब कुछ दूर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दोस्तों वो पुलिस वाला साइड में खड़ा हो जाता है ये सब सुनने के बाद। लेकिन जो कांस्टेबल इनको गिरफ्तार करके लेके आया था और ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करके लेके आया था, जब वो देखता है कि हमारे ही थाने का रहने वाला कांस्टेबल इस आदमी को ऐसे सैल्यूट कर रहा है और कह रहा है कि साहब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो दोस्तों उस कांस्टेबल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब वहां के थाना इंचार्ज के ऑफिस में जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, अपना परिचय बताते हैं, वहां पर विवाद क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों वहां के जो थाना इंचार्ज थे ना, उनको भी पुलिस वाले कांस्टेबल पर बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वहां के थाना इंचार्ज भी कलेक्टर साहब के साथ ऑफिस से बाहर निकलते हैं और थाना के ठीक सामने पूरा एक जगह स्पेस खाली था, वहां पे गांव के आसपास के लोग भी आए हुए थे। अब आप लोग तो जानते हैं कि थाने पर अक्सर गांव के लोग पहुंचे रहते हैं, किसी का कोई काम अटका रहता है, किसी का कोई काम अटका रहता है, किसी की कागजी कार्रवाई होती है तो किसी का कुछ फंसा रहता है, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। अब दोस्तों इन सभी लोगों के भीड़ में जो कांस्टेबल था बदतमीजी किया था उसको एक जगह खड़ा करवाया जाता है। उसके बाद ये कलेक्टर साहब और जो उस थाना इंचार्ज थे, ये दोनों लोग मिलकर उसकी इतनी धुलाई करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों उस पुलिस वाले
को जब ये बात पता चलता है कि ये कोई कलेक्टर साहब है तो उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस थाने के सिपाही लोग से कहते हैं, सभी लोग को एक जगह ठा करके सबको समझाते हैं कि देखिए, आप लोग अपने ही शहर में इस तरीके का काम करेंगे तो बताइए यहाँ कि जनता पुलिस वालों से क्या उम्मीद रखेगी। शायद आप जैसे लोगों के कारण ही हमारी पुलिस की जो पूरी टीम है वो पूरी टीम बदनाम होती है, क्योंकि एक लोग रिश्वत लेगा और उसके चक्कर में जो पूरे शहर के लोग हैं वो सभी पुलिस वालों को बुरा भला कहेंगे। अगर आप लोग लोगों से रिश्वत नहीं लेते तो वो लोग पुलिस वालों को भला बुरा नहीं करते। इस रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1 रुपया का डिमांड कर रहे थे। अगर यह पूरा दिन मेहनत करेगा तब जाकर 1 रुपया कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा ये भी उसको पता नहीं है, लेकिन आप बिना गलती के एक चुटकी में उससे 1 रुपया निकलवा कर अपने पॉकेट में रख लेंगे और आप ड्यूटी भी करेंगे, यहाँ से भी तनख्वाह उठाएंगे। तो ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है। इस काम करने से पहले शर्म आनी चाहिए। दोस्तों कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं कि अगर इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ मैं नहीं होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं कर रहा होता तो आप लोग इसके साथ साथ मुझे भी फंसा के जेल के अंदर डाल देते और ना जाने आप लोग कितने लोगों के साथ ऐसी हरकत किए होंगे, कितने बेगुनाह लोगों को आप जेल में अंदर डाले होंगे, उसे पैसा टे होंगे। अब दोस्तों वहां पर पूरा बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा इंक्वायरी बैठ जाती है और बहुत सारी कार्रवाई होती है। दोस्तों 3-4 दिन तक लगातार वहां पे कार्रवाई चलती है और पूरे प्रशासन के स्टाफ के लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। सभी के बीच में दिल में दहशत का माहौल छा जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुलिस वाला था कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी किया था उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है और दोस्तों वो उसको घर भेज दिया जाता है। अब अपने घर जाएगा, अपने घर रहेगा, अपने घर बैठकर अपने बीवी बच्चों से, अपने पड़ोसी से, मित्रों से, दोस्तों से रिश्वत मांगेगा और अपने परिवार का खर्च चलाएगा। ऐसे ही वो अपनी जिंदगी गुजारे। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छा किए थे और ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।